हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। तो हम लोग देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल का नाम बार बार एग्जाम में आया है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ें गवर्नर जनरल से रिलेटेड वर्क्स को। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग देखे थे कि जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं या इंसिडेंट हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उन सब को हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, क्रोनोलॉजी में पढ़े हैं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी का सीरीज भी चल रहा है, आप उसको भी देखिए, क्योंकि इस बुक को या कोई भी बुक को जो कंपटीशन से रिलेटेड है उसको लिखने का आधार एनसीईआरटी है। तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि इंस्पिरेशन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। तो हम लोग सबसे पहले अगर इस वीडियो को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम तीनों पोस्ट के बीच का अंतर को समझेंगे, जो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कि गवर्नर किसको बोलते हैं, गवर्नर जनरल किसको बोलते हैं, वाइस रॉय किसको बोलते हैं, क्या तीनों में अंतर है या तीनों सेम है? तो तीनों में अंतर है, काम मिला जुला कर एक ही जैसा है, लेकिन तीनों में अंतर है। गवर्नर में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्त? तो गवर्नर में यह देखने को मिलता है कि गवर्नर जब ब्रिटिश शुरू शुरू में भारत में आता है तो कुछ कुछ क्षेत्रों पर कब्जा जमा पाता है और वहाँ पर शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले पा रहा है। तो जैसे आप देखेंगे बंगाल को, आप जैसे देखेंगे मद्रास को, बॉम्बे को, तो ये तीन प्रेसिडेंसी ब्रिटिशर्स के कब्जे में आता है। और ब्रिटिशर्स के कब्जे में आता है तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई न किसी को वो नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर वह एक पोस्ट क्रिएट करता है जिसका नाम है गवर्नर, और गवर्नर बैठाता है। तो आप देखेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल भी हो सकता है, गवर्नर ऑफ मद्रास भी हो सकता है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी हो सकता है। अब ये गवर्नर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, और कि ये गवर्नर रिपोर्ट किसको करता था? तो ये रिपोर्ट करता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसको रिपोर्ट करता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे? ग्रुप ऑफ पीपल होगा और कुछ नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, जितना भी हो, है ना, उनको ये रिपोर्ट करता था। ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता था? अब चूंकि बिजनेस है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो बिजनेस रन कराना है। तो उस बिजनेस को रन कराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था। कौन? ये गवर्नर जो होता था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहा है कि सर ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। तो ये गवर्नर के बारे में हम लोग जान गए कि 3 प्रेसिडेंसीज हुए अर्लियर टाइम में, जब ब्रिटिश यहाँ आया था, शासन व्यवस्था का बागडोर कुछ कुछ क्षेत्रों का वो लिया था। तो उसके लिए देखने के लिए वो नियुक्त किसको किया? तो गवर्नर को किया। आप समझ रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ये सुपीरियर हो गया इसके। मतलब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी का लेना देना है। मतलब इसको नियुक्ति कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नर के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर आ गया बात। मतलब यहाँ से एक नया पोस्ट क्रिएट हो जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों है? तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सफ़र है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अथॉरिटी का अंतर है। इसका अथॉरिटी लिमिटेड था, एक छोटे क्षेत्र में था, बंगाल तक सीमित था। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थोड़ा सा बड़ा है। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना, ये पोस्ट कब क्रिएट हुआ? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद क्रिएट होता है। किसके बाद क्रिएट होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद क्रिएट होता है ये पोस्ट। कौन सा पोस्ट? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में क्या आ जा रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में क्षेत्र का विस्तार होता है। मतलब अब क्या हो रहा है कि अब जो 2 और गवर्नर हम लोग पढ़े थे, जो मद्रास का था और बॉम्बे का था, वो रिपोर्ट किसको करेगा? इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेगा। लेकिन ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको रिपोर्ट कर रहा है? तो ये अगेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बात समझ रहे हैं? तो गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर है। क्या अंतर है? कि गवर्नर ऑफ बंगाल इंडिविजुअली रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, गवर्नर ऑफ मद्रास इंडिविजुअली रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन यहाँ पर गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे रिपोर्ट किसको कर रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कर रहा है। और गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल जो है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से पोस्ट का नाम पड़ गया गवर्नर ऑफ बंगाल से? तो आप बोलेंगे जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल का अथॉरिटी ज़्यादा बड़ा है, किससे? गवर्नर ऑफ बंगाल से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगेन इसके बाद, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद फिर पोस्ट का नाम बदलता है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। क्या हो जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के जगह पर आप क्या देखेंगे? इंडिया हो जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हो जा रहा है? नया अगेन एक कानून आ रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। किसके बाद? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है तो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। क्या हो जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। ये फिर भी अब इंडिया हो गया तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे ही इंडिया हो गया तो जितना भी ब्रिटिश एम्पायर होगा, ये जहाँ जहाँ तक ब्रिटिश का कब्जा रहा होगा इंडिया में, उन सब का कमांडिंग इसी के पास आ गया अथॉरिटी। लेकिन ये यहाँ तक भी ये किसको रिपोर्ट कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रिपोर्ट कर रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको रिपोर्ट कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को कर रहा है। ओके, लेकिन यही बात नहीं थमता है, अब बात और आगे आता है। इसी बीच आप देखते हैं कि 1857 में सिपोई म्यूटिनी होता है। सिपोई म्यूटिनी होता है तो देश का पूरा स्थिति परिस्थिति बदल जाता है। अब एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है, जिस पोस्ट को हम लोग वाइस रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइस रॉय बोलते हैं। अब ये वाइस रॉय का दौर आ गया। ये वाइस रॉय कब बनता है? जब एक नया कानून फिर पास होता है। उस कानून का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। इस 1858 जब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो आप देखेंगे कि वाइसरॉय का पोस्ट क्रिएट होता है। अब सीन बदल चुका है, रिपोर्टर किसको रिपोर्ट करना है वो भी बदल चुका है। ये किसको रिपोर्ट करता है? वाइसरॉय रिपोर्ट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको रिपोर्ट करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या ब्रिटिश क्राउन को, जो भी कह लीजिए। ब्रिटिश क्राउन को ये भी कह सकते हैं आप, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, ये भी कह सकते हैं आप। तो वाइस रॉय देख रहे हैं, रिपोर्टिंग का अंतर है। किसको रिपोर्ट कर रहा है? कौन इसका सुपीरियर है वो चेंज हो रहा है, हर पोस्ट में चेंज हो रहा है, दायरा चेंज हो रहा है, और संबंधित एक्ट भी बदल रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं पर चार्टर एक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको बारीकी से याद रखना है कि गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, तीनों में अंतर है। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनमें भी अंतर है। क्या अंतर है? आप देख रहे हैं, अथॉरिटी का अंतर है, जो उनका दायरा है उसका अंतर है। साथ ही साथ अलग अलग एक्ट के तहत ये नए नए पद क्रिएट किए गए हैं। आप देख रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के आने से पहले तक रिपोर्ट किसको करना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी में किसको करना था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को करना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? तो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो ये बेसिक अंतर है तीनों पोस्ट में। अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं तो बेसिक हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग नेम बाय नेम देखेंगे और उनको क्यों याद रखना चाहिए इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जब गवर्नर ऑफ बंगाल्स की बात होती है तो हम लोग शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, जो पहला गवर्नर था बंगाल का। और यह बनता है सबसे पहले 1757 से 1760 तक, मीन्स 57 टू 60 तक, 1757 से लेकर 1760 तक। और उसके बाद अगेन वो बनता है कब? 1765 से 67 तक। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमको याद रखना है, जो परीक्षा में पूछ सकता है, कि कौन ऐसा गवर्नर आया बंगाल का जो डुअल गवर्नमेंट बंगाल में लागू किया। तो आप इसका जवाब देंगे कि रॉबर्ट क्लाइव किया। कब किया? तो 1765 में किया। और कब तक चला था ये? तो 1772 तक चला था, 1772 तक चला था। बात समझ रहे हैं कि 1765 से लगाया डुअल गवर्नमेंट, और कब तक चला? तो 1772 तक चला। ये इंपॉर्टेंट था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। आगे वेनिस्टार्ट के बारे में दे रहा है कि वेनिस्टार्ट के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। बैटल ऑफ बक्सर है, 1764 में होता है। तो उस समय कौन था गवर्नर? तो आप याद रखिएगा वेनिस्टार्ट था। और बंगाल फैमिन आया है 1770 में, इस समय कौन था गवर्नर? तो ये नहीं पूछता है, कार्टियर था। तो आप इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको याद रखना होगा। डेट विथ टेन्योर भी दिमाग में रखना होगा कि 2 बार बनता है। पहले बार 3 साल के लिए बनता है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 साल के लिए बन रहा है, 65 से 67 तक। आगे वैरेन हेस्टिंग्स है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैरेन हेस्टिंग क्या करता है? 1772 में एबोलिश कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। किस चीज़ को? डुअल गवर्नमेंट को। जो कौन लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव लागू करता है। इस चीज़ को खत्म करने का काम कौन करता है? वैरेन हेस्टिंग करता है। ठीक है, तो वैरेन हेस्टिंग के बारे में भी आप रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 गवर्नर्स के नाम दिए हैं। इन 4 में 2 तो आपको याद ही होने चाहिए, वैरेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ से गवर्नर का दौर खत्म हो जाता है। लास्ट गवर्नर कौन है? वैरेन हेस्टिंग्स है। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? तो वैरेन हेस्टिंग्स ही है। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम लोग देखते हैं। इसका टेन्योर क्या है? 1774 से 1833 तक है। अब आगे देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि ये गवर्नर जनरल बनता है 1774 में थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो गवर्नर का जो पोस्ट है उसको बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जा रहा है। अब ये लिखता है, रोट इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ल्स विल्सन, है ना। तो चार्ल्स विल्सन क्या किया था? गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। ये इसी के टेन्योर में होता है। ओके, फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना यही करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके साथ मिलकर करता है? तो विलियम जोन्स के साथ मिलकर करता है। कब करता है? तो 1784 में करता है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? वैरेन हेस्टिंग को जाता है। साथ ही साथ गीता का ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में हो रहा है वो भी इसी के टेन्योर में हो रहा है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इसके हम रेवेन्यू रिफॉर्म्स को देखेंगे कि जो कर व्यवस्था में जो सुधार ये ला रहा है वो क्या ला रहा है। तो ऑक्शन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू टू द हाइएस्ट बिडर।
मतलब बोली लग रहा है, जो बोल रहा है कि इस फलाने इलाके का हम 100 देंगे, कोई आके बोल रहा है कि हम इस इलाका का जो कर वसूली है 200 रुपया देंगे, तो 200 वाला को दे दिया, मतलब हाईएस्ट बीटर को ये दे रहा है। बंगाल को ये डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देता है और कलेक्टर को अपॉइंट करता है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है। वहीं देखेंगे, ये तो हम लोग रेवेन्यू रिफॉर्म देखे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म की न्यायिक व्यवस्था में क्या सुधार ला रहा है। तो ये दीवानी और फौजदारी अदालत शुरू करता है। कौन करता है? वैरेन हेस्टिंग्स। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सदर दीवानी एंड निजामत अदालत एट कलकत्ता, है ना। सदर दीवानी और निजामत अदालत कहाँ शुरू करता है? कलकत्ता में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि दीवानी और फौजदारी अदालत की शुरुआत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन कर रहा है? तो ये वैरेन हेस्टिंग्स कर रहा है। और सदर दीवानी और निजामत अदालत कहाँ? एट कलकत्ता में। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को रीडिफाइन करता है। कुछ लोग 11 पंडितों का एनसीईआरटी में इसका चर्चा है। एनसीईआरटी को जो आप देखेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी के जिसका सीरीज हम चलाए हैं, उसमें चर्चा है कि 11 पंडित्स के ग्रुप को बनाता है, जो कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करने का काम करते हैं या एकत्रित करने का काम करते हैं, जिसको वैरेन हेस्टिंग्स आगे बढ़ाता है। आगे आप देखेंगे, ए ट्रांसलेशन ऑफ द कोड इन संस्कृत अपीयर्ड इन 1776 अंडर द टाइटल कोड ऑफ जंतु लॉ। ठीक है, तो याद रखना है ये कि संस्कृत, ट्रांसलेशन ऑफ द कोड इन संस्कृत, है ना, इसको 1776 में किया जाता है, जिसको टाइटल क्या दिया जाता है? कोड ऑफ जंतु लॉ। तो याद रखिएगा, कोड ऑफ जंतु लॉ किसके टेन्योर में आता है भाई? तो वैरेन हेस्टिंग के टेन्योर में आता है। वैरेन हेस्टिंग कौन है? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इंडिया नहीं। ओके, अब इसकी लड़ाई में भी सहभागिता है। तो कौन कौन सी लड़ाई में सहभागिता देता है? तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एंग्लो मराठा वार इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इसी के समय होता है 1776 से 82 में, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी इसी के टाइम में होता है 1782-84। मैसूर कौन सा? तो वही हैदर अली टीपू सुल्तान वाला मैसूर। वहीं रोहिल्ला वार में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये वैरेन हेस्टिंग्स था, जिसके बारे में हम लोगों को जानना था। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कह रहा है फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज इन 1793, पहला पर्सन है जो लॉ को कोडिफाई किया था 1793 में। ये कोड क्या करता है? सेपरेट कर देता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से। मतलब समझ रहे हैं, शासन व्यवस्था चलाना, प्रशासन चलाना और न्याय वाला व्यवस्था, दोनों को ये अलग करने का काम करता है। वो वैरेन हेस्टिंग नहीं करता है, ये करता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेपरेट कर दिया है ताकि अच्छे से काम हो सके। दूसरा क्या आप देखेंगे कि क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट को भी क्रिएट करता है। वहीं ये परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस करता है। कब? 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, ये सब के बारे में हम लोग एक वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले ही, तो आप देख सकते हैं। आगे आप क्या देखेंगे, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है। ठीक है, तो आगे आप क्या देखेंगे, जो युद्ध में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसने। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी लड़ा है, जिसमें डिफीट किया टीपू को, है ना। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792 में साइन हुआ है। तो ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम पूछता है कि टीपू को डिफीट किया गया और सेरिंगपट्टनम का ट्रीटी साइन किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आगे हम लोग सर जॉन शोर के बारे में देखेंगे कि यह इंट्रोड्यूस करता है पहला चार्टर एक्ट 1793 में। ठीक है, सर जॉन शोर, है ना, पहला चार्टर एक्ट साइन करता है, मैंने करता है 1793 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजले। लॉर्ड वेलेजले के बारे में आप क्या देखते हैं कि यह सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है शुरू करता है टू अचीव ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए यह सब्सिडियरी अलायंस शुरू करता है। कह रहा है निजाम अली, जो हैदराबाद के निजाम थे, पहला नेटिव रूलर था, पहला स्थानीय शासक था जो एक्सेप्ट करता है सब्सिडियरी अलायंस को। कब करता है? तो 1798 में। कह रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी वाज फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेनियर, इसी के टेनियर में, इसी के कालखंड में मद्रास प्रेसिडेंसी को फॉर्म किया जाता है। आगे आप क्या देखते हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में भी इसकी भूमिका है, ये लड़ता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरा एंग्लो मराठा वार भी इसी के समय में होता है ना। ये सिंधिया, भोसले, होलकर, है ना, इन सबको हराता है। मतलब ट्रीटी ऑफ बासिन जो है इसी के समय में साइन होती है। तो हम युद्ध पर उतना फोकस नहीं करेंगे, मेन हम करेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस किसके समय में शुरू होता है। तो लॉर्ड वेलेजले के समय में शुरू होता है। और पहला कौन वैसा सुशासक है जो ये एक्सेप्ट करता है? तो हमको पता है ऑब्वियस कि हैदराबाद है, वैसा वहाँ के निजाम है जो करते हैं, जो 1798 में करते हैं। और मद्रास प्रेसिडेंसी को बनाने का कालखंड भी इसी का कालखंड रहा है। मतलब लॉर्ड वेलेजले के समय ही मद्रास प्रेसिडेंसी को क्रिएट किया गया है। आगे आप देखेंगे जॉर्ज बार्लो है ना। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं कि जॉर्ज बार्लो के समय ही वेलोर म्यूटिनी होता है। वेलोर म्यूटिनी बड़ा रेयर घटना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो आप याद रख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए कि बार्लो जो था उसी के दौरान वेलोर म्यूटिनी होता है। वहीं लॉर्ड मिंटो वन के बारे में कह रहा है। लॉर्ड मिंटो टू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिंटो वन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसी के समय ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था रंजीत सिंह के साथ, है ना। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास हुआ था इसी के टर्म के दौरान। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो वन, रंजीत सिंह आप याद रखेंगे। आगे हम क्या देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में।
लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान क्या होता है कि यह अडॉप्ट करता है पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वार। इंटरवेंशन माने बीच में कूदने का पॉलिसी को यह निर्धारित करता है, अडॉप्ट करता है, पालन करता है और लड़ाई करता है। तो इसके समय बहुत सारी लड़ाई हुई, जैसे एंग्लो मराठा वार हुआ, हेस्टिंग फोर्स्ड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज ऑन पेशवा एंड सिंधिया, मतलब गैर मानवीय व्यवहार करता है ये पेशवाओं के साथ, सिंधिया के साथ, है ना। ये एकदम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है मद्रास में इम्पोज करता है, लागू करता है ना, बाई थॉमस मुनरो। ओके, समझ गए। तो इतना हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में कह रहा है कि पहला जापानीज वार, बर्मीज वार, इसी के दौरान होता है। वहीं मलाय पेनिनसुला ये सब टेरिटरीज को यह कब्जा करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉर्ड एमहर्स्ट, हम इसको छोड़ सकते हैं। आगे आप देखेंगे विलियम बेंटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग विलियम बेंटिक को अच्छे से देखते हैं कि मोस्ट लिबरल एंड इनलाइटेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब लिबरल मतलब समझ रहे हैं कि माने मानवीय गुण है इसमें, व्यवहार ह्यूमन नेचर का है। तो ये सबसे अच्छा माने रहा है बाकी जो हम लोग पहले पढ़े हैं उनमें। आगे क्या कर रहा है, इसको फादर माना जाता है मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब जो यूरोप वगैरह का जो शिक्षण प्रणाली है उसको भारत में इम्प्लीमेंट करने का कुछ हद तक श्रेय इसको जाता है, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। यह बहुत अच्छा सामाजिक काम भी करता है, जैसे एबोलिश करता है सती प्रथा, बी से बैन होता है, याद रखिएगा। बेंटिक है बैन करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। किस किस चीज़ को रोकता है, तो सती प्रथा को रोकता है, क्रूएल राइट्स को भी, बहुत सारे क्रूएल राइट्स हैं उनको भी रोकता है। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर यही करता है, कब्जा। कंक्लूडेड ए ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह के ताकत को देखते हुए वहाँ पर घुटना भी टेक देता है, हमारा दिमाग भी है इस बंदे के पास। तो रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है। चार्टर एक्ट 1833 भी इसी के समय पास होता है, विच प्रोवाइडेड दैट नो इंडियन सब्जेक्ट ऑफ कंपनी वाज टू बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड कलर। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट 1833, इसके पॉइंट्स को हम लोग उतना नहीं जानेंगे ये, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक का टेन्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, ये हम लोग देखे हैं। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का लास्ट था। आगे अगेन हमको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ना है, जिसको हम लोग फिर से इन सारे पॉइंट्स को बेंटिक को अच्छे से दोहरा लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।